अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर इब्राहिम यूनुस है। मैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी की हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एडवांस लैप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी में फ़ेलोशिप की है। आज मैं आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिडिटी के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूँगा। एसिडिटी या तेज़ाबियत, जिसको हम अमूमी तौर पे इसको रेफ़र करते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कि जब हमारे मैदे का एसिड ये खाने की नाली में ऊपर चढ़ के हमें तंग करता है और मुख्तलिफ़ किस्म के हमें सिम्टम्स देता है। तो मेडिकल ज़ुबान में इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको GERD बोला जाता है। इतना लंबा नाम क्यों है? इसलिए क्योंकि चूँकि ये मैदे से स्टार्ट होता है इसलिए इसको गैस्ट्रो बोलते हैं। खाने की नाली में ऊपर एसिड जाता है इसको इसोफेजियल बोलते हैं। और चूँकि इसमें एसिड ऊपर जा रहा है तो इस प्रोसेस को रिफ्लक्स बोला जाता है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक डिज़ीज़ बन गई है। तो इसका नाम है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ और अमूमी ज़ुबान में हम इसको एसिडिटी या तेज़ाबियत बोलते हैं। तो इस बीमारी के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो आपको इस दूसरी तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ। वो क्या होता है कि जब मैदे के एसिड एबनॉर्मल तरीके से ऊपर जाना शुरू करता है तो उसमें तकलीफ़ होती है मैदे के ऊपर वाले हिस्से में। फिर खाने की नाली में उसकी एसिड की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से जलन सी पैदा होनी शुरू हो जाती है, जो कि हमें सीने में एक जलन सी महसूस होती है। वो जलन बढ़ते बढ़ते फिर आगे ऊपर जैसे जैसे पहुंचता है तो उसमें एक ख़राश पैदा हो जाती है खाने की नाली में। तो लोगों को अक्सर महसूस होता है कि खाना यहाँ अटका हुआ है। कभी कभी ये तेज़ाब और ऊपर चढ़ के हमारे सांस की नाली में उतर के जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं या बोलने के लिए जो अल्लाह ने हमें लिगामेंट्स दिए हैं उनके ऊपर अफेक्ट करता है, जिससे हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है, खांसी आती रहती है और कभी कभी कुछ लोगों को एज़मा भी हो जाता है उसकी वजह से। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ बढ़ती जाती है और एसिड और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है, लोगों को यही एसिड लेटते भी अपने मुंह में महसूस होना शुरू हो जाता है और फिर वो एसिड उनके दांतों को भी ख़राब करता है और मुंह के अंदर भी अल्सर्स पैदा कर सकता है। कभी कभी इस एसिड की ये जो हमारे कान की एक नाली जाती है गले से, उसके अंदर इरिटेशन करने की वजह से कानों में ख़ारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इसको हम GERD में या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ बोलते हैं और इसकी वजह से हमारी खाने की नाली में ऐसी ऐसी ख़राशें पैदा हो जाती हैं जो कि फिर तकलीफ़ दे होती हैं। अब इस अगली तस्वीर में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो जब हम कैमरा डालते हैं खाने की नाली में तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी वजह से ख़राशें पैदा हो गई, ज़ख़म बन गए हैं, अल्सर बन जाते हैं खाने की नाली में। ये इस बात की निशानी है कि तेज़ाब ऊपर आने की वजह से उसमें ख़राशें पैदा हो गई हैं। अब इसकी वजह क्या है? तो ये अगली तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो खाने की नाली जैसे जैसे वो नीचे आके मैदे के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर एक स्पेशल मसल है जो कि वाल्व की तरह बंद होके रास्ता को बंद करता है और एसिड को ऊपर नहीं चढ़ने देता। इस मसल को हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये मेडिकल ज़ुबान में, और आसानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको LES बोल देते हैं। बेसिकली इस मसल के अंदर जब कमज़ोरी हो जाती है या ये वाल्व अपना फंक्शन नहीं सही कर पाता तो जो मैदे का एसिड है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब पहले तो ये समझना चाहिए कि जो मैदे के एसिड है ना, ये हमारे लिए मुफीद है, इसलिए क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम होते हैं तो ये एसिड उन जरासीम को सफाई कर देता है इससे पहले कि वो खाना हमारे आंतों में जज़ब हो जाए। और जब साफ़ हो जाता है इस तरह वो जरासीम भी नहीं जज़ब होता हमारे जिस्म में, वरना फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एसिड है ये बहुत इसमें मुफीद है खाने को हज़म करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे खाने के अंदर जो वाइटामिन्स हैं वो उस वक्त तक हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक कि एसिड उन वाइटामिन्स को खाने से अलग ना कर दे। तो इसलिए ये एसिड है तो ज़रूरी। लेकिन अब जब इस कंडीशन में, इस बीमारी के अंदर अब क्या हो रहा है कि वो एसिड एबनॉर्मल तरीके से खाने की नाली में जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारी तकलीफ़ें पैदा हो रही हैं। अब मैं आपको एक अगली तस्वीर दिखाने लगा हूँ कि इसकी क्या वजूहात हैं। तो ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, एक उसमें ऊपर वाले हिस्से में आपको नज़र आ रहा है कि वो जो मसल सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा है, और नीचे की जो तस्वीरें हैं ना इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैदे का कुछ हिस्सा ऊपर चले गया सीने के अंदर। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइएटल हर्निया। तो कुछ लोगों में क्या होता है
कि जो हमारे सीने और पेट के दरमियान एक मसल है जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, ये सांस लेने में हमारी हेल्प करता है। तो जब भी हम गहरा सांस लेते हैं वो डायाफ्राम नीचे उतरता है और फेफड़ों को उस हवा से भर देता है, लेकिन उस डायाफ्राम के अंदर एक सुराख है जिसमें से वो खाने की नाली गुजर के मैदे के साथ मिल रहा है। अब जब वो सुराख बड़ा हो जाए और वसी हो जाए, खुला हो जाए, तो मैदे का कुछ हिस्सा उस सुराख में से गुजर के ऊपर सीने में चले जाता है, जिसको अब हम हाइएटल हर्निया बोलते हैं। अब जब ये हो जाता है, आपको इस अगली तस्वीर में नज़र आ रहा है कि वो उस मैदे का हिस्सा ऊपर जाने की वजह से जो डायाफ्राम भी एक हेल्प करता है वाल्व के तौर पे, वो वाल्व फंक्शन उसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से दो मसले हो जाते हैं। एक तो LES भी नहीं काम कर पाता और डायाफ्राम भी नहीं हेल्प करता एसिड को रोकने की वजह से, रोकने के लिए। तो जिन लोगों को एंडोस्कोपी के ऊपर डायग्नोज हो जाए कि उनको हाइएटल हर्निया है, उनके लिए एसिड बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ये तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है। अब क्या क्या वजूहात हैं कि सिर्फ मसल ख़राब हो जाए और एसिड बढ़ जाए बग़ैर हाइएटल हर्निया के? उसके कई वजूहात हैं। कुछ तो हमें अंदाज़ा है कि क्यों होता है, कुछ लोगों का वैसे नेचुरली वो वीक हो जाता है, कुछ लोगों में प्रेगनेंसीज़ के अंदर बहुत हो जाती है। जैसे अक्सर औरतों के बारे में आपने सुना होगा कि भाई वो हमल के दौरान उनको तेज़ाबियत की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स उन मसल्स को वीक कर देता है। कुछ लोगों को स्मोकिंग की वजह से उसकी वीकनेस हो जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय पीने से वो मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, और कुछ लोगों के ये बड़ी आंत के अंदर गैस बढ़ने की वजह से भी ये मसल्स वीक हो जाते हैं। बड़ी आंत के अंदर गैस जब बनता है तो वो मैदे के ऊपर वाले स्फिंक्टर को कमज़ोर कर देता है। और फिर एक बहुत बड़ी वजह जो इस वक्त हमारे माहौल में है वो है मोटापा। मोटापे का कुछ ऐसा इफ़ेक्ट है, वो मसल कमज़ोर हो जाता है और फिर पेट के ऊपर जो वैसे मोटापे का वज़न की वजह से प्रेशर पड़ता है तो मैदे का एसिड ऊपर ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी वजूहात हैं। अब इनके इलाज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल के चेंजेस लेके आते हैं। लोगों को कहते हैं भाई आप स्मोकिंग बंद करें, ऐसे खाने ना खाएं जिनकी वजह से आपको पता है कि एसिडिटी होगी, चाय कम पिएं, कॉफ़ी ना पिएं, और इसके अलावा ऐसे खानों से बचें जिनकी वजह से आपको गैस बनती है, क्योंकि गैस की वजह से एसिडिटी और बढ़ेगी। और इसके अलावा अपना वज़न कंट्रोल करें। वज़न कम करने से अगर सिर्फ हम अपना 5% टोटल बॉडी वज़न भी कम कर लेते हैं तो एसिडिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। अब इसके अलावा ये है कि हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं एसिड को ऊपर रोकने से, लेकिन ये इनको समझना चाहिए ये जो दवाइयाँ हैं ये रोकते नहीं एसिड को, ये बेसिकली मैदे के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से कम एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी जो मैदे के जूसेस हैं वो ऊपर खाने की नाली में जाती रहती हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ खराश हो जाती है, लेकिन वो निस्बतन पहले से बहुत कम हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि उस दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा एसिड के चढ़ने का, सिर्फ कंट्रोल हो रहा है। तो जब तक दवाइयाँ लेते रहेंगे सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगी, जब दवाइयाँ छोड़ देंगे तो वापस सिम्टम्स आ जाती हैं। अब अगर ये चाहते हैं कि भी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, इसके लिए एक सर्जिकल ऑप्शन है, एक प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर हम बहुत छोटे सुराखों से करते हैं, लैप्रोस्कोपिकली कैमरा डाल के पेट के अंदर, और उसमें उस वाल्व को हम ठीक कर देते हैं ताकि एसिड और दोबारा ऊपर ना जाए। अब मैं आपको ये अगली तस्वीर में ये वो प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। हम बेसिकली क्या करते हैं कि जहाँ पर इसोफेगस मैदे के साथ जुड़ रहा है, आपको इस पहली तस्वीर में नज़र आ रहा है, उस हिस्से को खोल के पीछे से हम उस सुराख को छोटा कर देते हैं। अगली तस्वीर में हम मैदे के कुछ ऊपर वाले हिस्से को लेके उसको लपेट के नया किस्म के वाल्व बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ असली तस्वीरें अब अगली दिखाता हूं जो मैंने ऑपरेशन में करता हूं। अब ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा है, ये मैंने जिगर को थोड़ा सा उठाया हुआ है ताकि वो हिस्सा नज़र आ जाए जहाँ पर खाने की नाली, जिसको इसोफेगस लेबल किया हुआ है, वो स्टमक के साथ जुड़ रहा है। अब ये अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मैंने उस हिस्से को खोल दिया जहाँ पर वो हाइएटल हर्निया बना हुआ है, और आपको ग्रीन के अंदर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो हाइएटल हर्निया बना हुआ है। अब उसको हमने ठीक करना है। तो इस अगली तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि वो 2 स्टिचेस हमने लगा दी हैं ताकि वो हाइएटल हर्निया बंद हो जाए, और अब वो रास्ता दोबारा अब वापस अपने
ओरिजिनल साइज़ के लिए हो गया है, जो कि खाने की नाली के बराबर का है। अब फिर हम क्या करते हैं, इस नेक्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि हमने मैदे का वो ऊपर वाला हिस्सा लेके उसको लपेटना शुरू किया है, और आखिरी तस्वीर में मैंने उसको स्टिच कर लिया है ताकि आपको नज़र आ जाए कि हमने ये नया वाल्व बना दिया। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि इसको हमने टाइट नहीं करना, वरना क्या होता है अगर ज़्यादा टाइट हो जाता है तो खाने के नीचे निगलने में भी तकलीफ़ होती है। तो इस आखिरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि भाई हमने किस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के हम इसको चेक करते हैं कि ये ज़्यादा टाइट ना हो। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक हाइएटल हर्निया रिपेयर और फंडोप्लाइकेशन। फंडोप्लाइकेशन की 2-3 किस्में हैं, तो वो इनकी तफासिल फिर कभी हम आपको बैठ के सुनाएंगे इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और अच्छी ग़िज़ा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत दे। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।